नमस्कार साथियों। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी की एक टॉपिक जिसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं, साइटो या फिर कोशिका के नाम से जानते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये चीज़ क्यों शुरू किया। बच्चों, ये कहीं ना कहीं सभी बच्चों के लिए एक डाउट या फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बच्चों के लिए डाउट इसलिए बन जाता है क्योंकि क्लास 6 से ये हमारे बुक में साइंस में रहता है, लेकिन हम लोग को इसके बारे में कुछ पता नहीं रहता है। हमारी पूरी बॉडी इससे मिलकर बनी है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ये जानना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोशिका क्या है, जिससे हमारी पूरी शरीर बनी है, वो है क्या चीज़। तो ये सभी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी आपके सिलेबस में तो 6 से लेके पूरा 9-10 तक ये चीज़ दे रखा है। तो चलिए फिर आइए हम कर देते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो बता दूं कि यह बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की एक टॉपिक कोशिका है, सेल है, साइटो। ठीक है, सेल हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, साइटो उसे बायोलॉजी में बोलते हैं। ठीक है, तो और हिंदी में कोशिका कहते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि हमारी बॉडी जिससे बनी हुई है वो है क्या, उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। देखिए, ये तो मैंने यहाँ एक कोशिका बनाई हुई है, एक कोशिका, वो भी बिल्कुल सरल स्ट्रक्चर मैंने बताया था, बनाया है ताकि आप लोग को आ जाए। और सोचिए, ये एक कोशिका, ऐसे ही हमारी बॉडी में लाखों हजारों करोड़ों कोशिकाएं हैं, और जिन्होंने मिल के हमारी इतनी बड़ी बॉडी स्ट्रक्चर को तैयार कर दिया। तो चलिए सबसे पहले आइए हम बता देते हैं आपको कि हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी। उससे पहले आप जान लीजिए कि बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, जिसको एक को हम लोग जूलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जूलॉजी, और दूसरे को हम लोग बॉटनी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बॉटनी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसकी हिंदी जो होती है, इसकी हिंदी जीव विज्ञान होती है, सॉरी जंतु विज्ञान होती है। जीव विज्ञान तो बायोलॉजी की हिंदी, जंतु विज्ञान। और जो इसकी हिंदी होती है ना, वो होती है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, बॉटनी में हम लोग पादप वगैरह के बारे में चर्चा करते हैं, और जूलॉजी में हम लोग एनिमल के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करते हैं बच्चों? एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनिमल्स, ये ध्यान रहे कि ये जो सेल है ये पादप यानी बॉटनी में भी आपको मिलेगा, और आपको जूलॉजी यानी इसमें एनिमल में भी आपको मिलेगा। पादप जो कोशिका होती है, ये पादप में भी पाई जाती है, और मनुष्य यानी जंतुओं में भी पाई जाती है। चलिए फिर, ये मैंने बता दिया कि बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया, जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधों के बारे में, पादप के बारे में पढ़ते हैं, और जूलॉजी में हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी का फादर अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। और जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का फादर भी अरस्तु को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को। और वनस्पति विज्ञान के फादर थियोफ्रेस्टस, ठीक है, ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो अभी इसके बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करनी ना, तो ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक हमारा जूलॉजी, जंतु विज्ञान, जिसके फादर कौन है? अरस्तु है। वो भी पूरी जूलॉजी तो हम लोग खत्म नहीं कर देंगे। ठीक है, तो उसकी एक टॉपिक मैंने उठाई है कोशिका। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूंगी जो एक नज़रिए से आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो जिस क्लास में हो। तो वो आपकी जो सीरीज चल रही है क्लास 6 की, चलेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत हैं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोलोगे, और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही बोलोगे, लेकिन जब फादर ऑफ बॉटनी की बात आएगी तो थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कोशिका के बारे में। किसके बारे में? थोड़ा सा आगे बढ़िए और चलिए कोशिका के पास। किसके पास चलिए? कोशिका के पास चलिए, जिसको हम लोग कक्षा 6 से नाम सुनते आ रहे हैं साइंस की बुक में, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और बायोलॉजी में इसे साइटो कहते हैं। मैंने देखिए ऊपर लिखा हुआ है, बायोलॉजी में इसे हम लोग साइटो कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। मतलब जो कोशिका के बारे में डीपली, बिल्कुल एकदम गहनता से अध्ययन करता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजिस्ट।
ठीक है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब थोड़ा सा और आगे चलिए, आपको बताते हैं। आपने तो जान लिया कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, लेकिन अब बता दूं मैं आपको कि कोशिका है क्या। क्या है कोशिका, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। हमारी जिससे पूरी शरीर बनी है वो है कोशिका। हमारे शरीर की इकाई है कोशिका। हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है कोशिका। कुछ समझ रहे हो? संरचनात्मक मतलब हमारे बॉडी की संरचना, हमारे बॉडी की संरचना की इकाई, और हमारे बॉडी की कार्य की इकाई कौन है? कोशिका ही है। हमारे बॉडी का प्रत्येक कार्य पहले कोशिका से शुरू होता है, फिर आज उसके लिए एक अलग से सिस्टम बना हुआ है सभी चीज के लिए, लेकिन पहले वह कोशिका में हुआ था, क्योंकि भगवान ने पहले एक कोशिकीय जीवों को बनाया, फिर बहुकोशिकीय जीवों को बनाया। एक कोशिकीय जीव का मतलब ऐसे जीव जिनके सारे काम पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, जनन सब एक ही कोशिका में हो जाए, जो मैंने यहाँ बनाई है बस। और बहुकोशिकीय, हम लोग बहुकोशिकीय हैं। हम लोग की जो बॉडी है वो एक कोशिका से नहीं, मल्टी कोशिका से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम लोग को बहुकोशिकीय बोला जाता है। तो पहले शुरुआती दौर में क्या होता था कि हमारे बॉडी का कोई भी काम हो वो कोशिका के अंदर हुआ होगा, इसीलिए हम लोग कोशिका को क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं क्रियात्मक एवं संरचनात्मक, ठीक है, इकाई। तो कोशिका क्या है? हमारे शरीर की, ह्यूमन बीइंग्स की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर। चलिए देखिए, अब आगे बढ़िए। थोड़ा सा अब बताते हैं आपको कोशिका की खोज किसने किया। तो मैं आपको बता दूं, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। याद कैसे करोगे? अभी आपको आएगा कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो इन दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बन जाती है कि रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन। तो जरा से आप यहाँ पे गौर करिए, हुक पे। कहाँ पे गौर करिए? हुक पे गौर करिए, तो आप पाओगे भाई हुक की बात कर रहा है, और हुक का प्रयोग बहुत सी छोटी चीजों के लिए किया जाता है। अब जैसे कि हुक वगैरह का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ बहुत छोटा काम रहता है। तो कोशिका को भाई जिसने भी खोजा होगा, बहुत छानबीन के खोजा होगा, किसी बहुत मतलब खोद खाद के खोजा होगा ना, तो इसीलिए कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा, लेकिन मरी हुई कोशिका को। कैसी खोज? कोशिका को, मरी हुई कोशिका को, मरी हुई। लेकिन ध्यान रहे, भले ही ये इन्होंने मरी हुई कोशिका को खोजा, लेकिन खोजा था ना, तो इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे कोशिका का फादर कहते हैं। ठीक है, मतलब कि एक प्रकार से फादर ऑफ सेल। कोशिका विज्ञान के फादर हम लोग रॉबर्ट हुक को बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। बस था इतना कि इन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की थी। तो आप कहोगे जिंदी कोशिका की खोज किसने की? तो जिंदी कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जिंदी कोशिका की खोज की थी। उन्होंने मतलब ऐसी कोशिका को खोजा जो मरी हुई नहीं थी, बल्कि एक जीवित कोशिका थी, जिन्होंने फिर देखिए, रॉबर्ट हुक ने तो पहले बता दिया कि भाई कोशिका है, तो जब इन्होंने जिंदी कोशिका को खोज दिया तो रॉबर्ट हुक की बात को भी समर्थन मिल गया। इसीलिए आज भी फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को भी बोलते हैं। नहीं तो हम फादर ऑफ साइटोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को भी बोल सकते हैं, भाई उन्होंने पहले ही खोज दिया था। अब चाहे मरी हो या जिंदी, पता तो चल ही गया था ना कि कोशिका नाम कोई चीज वगैरह है। तो इन्हें ध्यान रहेगा, हम लोग रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मरी हुई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। और मैं बता दूं, अभी यहाँ तो आगे नहीं, अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन आगे पढ़ोगे कि आपने बहुत नाम सुना होगा बैक्टीरिया की, बहुत ही ज्यादा नाम सुना होगा बैक्टीरिया, जिसे अभी हम लोग जीवाणु के नाम से भी जानते हैं। मतलब बैक्टीरिया एक इंग्लिश शब्द है, इसकी हिंदी जीवाणु होती है। ठीक है,
तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की भी खोज की थी। इन्होंने अपनी ही सूक्ष्मदर्शी से इन सारे जीवों की खोज की थी। तो इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जब पूछे तब उत्तर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक देना, और जब फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछे तो उत्तर रॉबर्ट हुक देना। याद हो गया? फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन ने जीवित कोशिका की खोज की थी, लेकिन सबसे पहले कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने ही किया था। उसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका को खोजा। अब मैं आपको बता दूं कि और एक नाम आते हैं स्लाइडेन एवं सॉन्ग। स्लाइडेन एवं सॉन्ग ये क्या है, ये कौन है ना, ऐसे यहीं पे बढ़ाते हैं, स्लाइडेन एवं सॉन्ग। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्लाइडेन एवं सॉन्ग ने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। अब आप कहोगे ये कोशिका सिद्धांत क्या है ना, इसमें क्या बात कही गई थी? कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन एवं सॉन ने ये बात कहा कि हमारी बॉडी पूरी की पूरी कोशिका से बनी है। रॉबर्ट हुक ने खोज कर दिया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज कर दी, लेकिन उन्होंने ये शब्द नहीं कहा कि पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। ये बात स्लाइडेन एवं सॉन जब आए तो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करते वक्त उस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि ह्यूमन बींग्स की पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आज इतना बड़ा देखने के लिए मिलता है ना, ये सब कोशिका से बनी हुई है। यानी हमारी आपकी बॉडी कोशिका से बनी हुई है। ऐसे मार दो, न जाने कितनी कोशिकाएं मर जाती होंगी। तो ये बात किसने कहा? स्लाइडेन एवं सॉन ने कहा कि मनुष्यों के मतलब कि जंतुओं की बॉडी किससे बनी हुई है? कोशिका से बनी हुई है। और उन्होंने ही कहा कि कोशिका मनुष्यों के जीवन की इकाई है। किसने कहा था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत स्लाइडेन एवं सॉन ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करते वक्त यह बात कही थी। तो अब याद रहेगा किसने कहा कि कोशिका हमारे जीवन की इकाई है? स्लाइडेन एवं सॉन ने कहा था। और कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो स्लाइडेन एवं सॉन ने प्रस्तुत किया था। तो ये कुछ चीजें आपकी कोशिका को खोज से लेके थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, इसके बारे में। इसे हम मिटा देते हैं। आप लोग उतारना चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, नहीं तो कॉपी पे उतार लो। चलिए इसे मिटा देते हैं। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नहीं समझ में आया बच्चों तो बोलना, ठीक है। इस फिगर को मैंने बनाया है इसलिए ताकि आप लोग कोशिका का एनिमल सेल है ये, इसका फिगर बकायदा समझ सको। बहुत ही सरल स्ट्रक्चर बनता है, इतना सरल होता नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका की, सबसे बड़ी कोशिका की। तो चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ सबसे बड़ी दो प्रकार की होगी, मतलब कि एक तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी, मतलब मनुष्यों के शरीर में सबसे बड़ी, और एक क्या होगी कि हो ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका। ओवरऑल मतलब पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? कौन बताएगा? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रो यहाँ रहेगा। माइक्रोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी कोशिका। ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है, और ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका हमारी शुतुरमुर्ग का अंडा है। और चलिए आगे अब बात करते हैं कि मनुष्यों की सबसे छोटी कोशिका है ना, मनुष्यों की सबसे बड़ी कोशिका। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट करते जाना। मनुष्यों की सबसे बड़ी कोशिका तो कौन होती है? मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। क्या होती है? अंडाणु, ठीक है, जो कि ये मादा में यानी लड़कियों में पाया जाता है, अंडाणु। और मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका, भाई मनुष्यों में ध्यान रहे, मनुष्य की बात कर रहा है, मनुष्य में लड़की लड़का दोनों ही आते हैं।
लड़की अकेले, लड़का अकेले नहीं आते, नर अकेले, मादा अकेले नहीं आते। मनुष्य की बात कर रहा है ना, तो हम भी आएंगे, आप भी आएंगे, मतलब लड़की लड़का सब आएंगे। तो जब कहता है मनुष्यों की सबसे बड़ी कोशिका, तो हम अंडाणु बताते हैं, जो कि मादा में पाया जाता है, नर में नहीं पाया जाता है। और जब बात करता है मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका की, किसकी बात करता है, सबसे छोटी कोशिका की, तो हम बात करते हैं वहां पे शुक्राणु की। इसको ओवम बोलते हैं इंग्लिश में, इसको स्पर्म बोलते हैं। शुक्राणु जो कि नर में पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता। और जब बात करता है मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका की, मनुष्य की यहाँ डैश लंबी कर देते हैं, ठीक है, लंबी कोशिका की, तो तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, तंत्रिका कोशिका, सॉरी वो पूरा सिस्टम ही हो जाता है अभी। तो ये मनुष्य का हो गया और ये होवर्ल हो गए। तो आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जो कि मादा का अंडाणु, ऐसे बोला मादा का अंडाणु, तो ऐसे पता चलेगा कहाँ पाया जाएगा, केवल मादा में पाया जाएगा। और सबसे छोटी कोशिका नर का शुक्राणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। अब आप कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि लंबी और बड़ी में क्या अंतर है भाई, कुतुब मीनार लंबा है और लाल किला बड़ा है। तो लंबा जो सीधा ही चला जाए, और जब बड़े की बात करता है ना, यानी उसका एरिया लिया होगा, तभी तो भाई लाल किला देखा है ना, दिल्ली वाला लाल किला काफी ज्यादा बड़ा है। और जब लंबे की बात करो बस स्ट्रेट चढ़ा जाता है। तो कुतुब मीनार क्या है, लंबा है, लेकिन लाल किला क्या है, बड़ा है। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका मादा का अंडाणु, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और चलिए बताते हैं, 2-3 पॉइंट यहाँ पे और नोट करने लायक है, इसको मिटा के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ नोट करिए कि सबसे तेज कोशिका विभाजन कौन करता है, सबसे तेज कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसका जो तारक काय का काम होता है, उधर कहीं सेंट्रोसोम या फिर तारक काय दिख रहा हो। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन हमारा लीवर करता है। कौन करता है, लीवर करता है। हमारा लीवर किस साइड, इस साइड, ना मेरा लीवर इस साइड है, ये इस पे लीवर होता है, ठीक है। इस साइड यहाँ अग्नाशय होगा और इस साइड क्या रहता है, लीवर रहता है। तो लीवर की जो कोशिकाएं हैं ना, वो बहुत तेजी से सेल डिवीजन कर लेती है। ध्यान रहे कि वो जितनी भी हमें चोट वगैरह लग जाती है, धीरे धीरे हम देखते हैं अपने आप से भर जाता है। छोटी मोटी चोट के लिए कोई दवा तो ले जाता नहीं, तो वो अपने आप कैसे फील हो जाती है, आई मीन कैसे भर जाता है। तो उसके बगल अगल की जो कोशिकाएं रहती है ना, वो अपनी ही कोशिका को विभाजित कर दे। कोशिका विभाजन का मतलब कि मान लीजिए हमारी एक कोशिका थी, जंतुओं की कोशिका ना गोल होती है, कैसे होती है, गोल होती है, और एनिमल की कोशिका चौकोर टाइप, ये तो खुद ही एनिमल का है। और कुछ यूं कोशिका होती है प्लांट की, ऐसे करके चौकोर होती है उनकी। तो मान लीजिए हमारी कोशिका है, ठीक है। अब अगर इसके बगल की कोशिका मान लीजिए हमारी खराब हो गई, तो ये क्या करेगी, इसमें ना सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो कि कोशिका विभाजन का काम करेगा। इसका जो सेंट्रोसोम होगा ना, इस कोशिका को ऐसे 2 भागों में तोड़ देता और फिर उतनी ही बड़ी कोशिका का निर्माण कर देता। बन गई 2 कोशिकाएं। ये जो टूट गई है, एक कोशिका इसका स्थान लेगा, और जो जिसकी स्थान खाली थी, एक कोशिका वहां चली जाएगी। तो इसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। इसी के दौरान लगी हुई चोट हमारी क्या हो जाती है, भर जाती है। और कई बार तो चोट लगने पे, जिसको हम लोग पपड़ी कहते हैं ना, ब्लैक पपड़ी पड़ जाती है, उसको हम लोग खचनी छोड़ देते हैं। तो वो कैसे हो जाता है, वो आपको पता चलेगा परिवहन तंत्र में, वो आरबीसी वगैरह आके जम जाते हैं, फिर सूख जाने के बाद वही पपड़ी बन जाती है, ठीक है। तो वो आपको आगे पता चलेगा। तो समझ गए सेल डिवीजन कैसे होगा। तो कोई भी चोट लगती है ना, तो ध्यान रहे, कोई भी चोट लगती है तो वो भरती क्यों है, कोशिका विभाजन के कारण। अगर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता तो कोशिका विभाजन नहीं होता। हमने क्या बताया कि सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर करता है। इसका मतलब है कि लीवर में सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा मात्रा में है ना। बात सही है, सही है भाई। सबसे तेज जब कोशिका विभाजन लीवर करता है, तो यानी लीवर में काफी तगड़े से कोशिका विभाजन, जैसे छिपकली की पूंछ देखिए कट जाती है, पुनः निकल आती है, यानी छिपकली की पूंछ में काफी ज्यादा मतलब अच्छे से सेंट्रोसोम थे, बहुत तेजी से कोशिका विभाजन किए, दोबारा उगाई, उन्हें मतलब निकल आई, ठीक है। उगना वहां ठीक नहीं रहे। तो हमारे बॉडी में सबसे तेज कोशिका विभाजन हमारा लीवर की कोशिकाएं करती हैं। अगर आप लीवर की कोशिकाओं को मार दीजिए ना,
तो वो अपने आप को थोड़ा सा सर्वाइव कर लेती हैं, अपने से ठिका जाएंगी। लेकिन यहीं आप हृदय को मार दो, मर ही जाओगे, बचोगे नहीं। तो जो लीवर की कोशिकाएं होती है ना, बहुत तेज कोशिकाएं, अगर कोई चक्कू इधर मार दे, निकाल ले, तो हो सकता है एक बारी को बच जाए, क्योंकि लीवर की कोशिकाएं तो वैसे भी कोशिका विभाजन करने में तेज होती हैं। थोड़ा सा दवा मिलेगी, WBC की संख्या बढ़ेगी और तेज करेगी कोशिका विभाजन। लेकिन अगर इधर उधर और जगह पे मार दिया जाए, सर पे चोट लग जाए, देखो सर पे चोट लगने पे इंसान क्यों नहीं बचता? क्यों कहा जाता है कि भाई हेलमेट लगा के चलो, गाड़ी धीमा चलाओ? क्यों? देखिए, जो सर की जो स्ट्रक्चर होती है, पहली बात तो बहुत जटिल है, और मैं बता दूं कि सबसे कम कोशिका विभाजन, बिल्कुल ना के बराबर, सबसे कम कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन, बिल्कुल ना के बराबर हमारा ब्रेन करता है। कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। हमारा ब्रेन है ना भाई, एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, बहुत ही कोमल अंग है। हमारा ब्रेन में तारक नहीं पाया जाता है, ठीक है? तो ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो इसी वजह से कहा जाता है, सरकार ने अजीब अजीब से नियम बनाए हुए हैं कि भाई हेलमेट लगा के चलो, नहीं था तुम्हारा चालान कट जाएगा, ये कट जाएगा, वो कट जाएगा, पता नहीं क्या क्या काट देते हैं ना। तो इसीलिए सरकार ने यह नियम बनाया है, ताकि क्योंकि उसे पता है, उसने बायोलॉजी पढ़ रखी है भाई, उसने पता नहीं बायोलॉजी पढ़ी है कि नहीं, इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि उसके भी जितने भी डॉक्टर होंगे, उन्होंने यह सलाह दी होगी कि आप ऐसा नियम लाइए, क्योंकि ब्रेन एक बहुत ही ज़्यादा कोमल अंग है, अगर इसके साथ छेड़छाड़ी हुई तो यह बचेगा नहीं। तो जितने भी नियम आते हैं, बहुत सोच समझ के ही वह लागू किए जाते हैं, ठीक है? तो अब समझ गए कि ऐसा क्यों होता है कि भाई हेलमेट लगा के चलो, अन्यथा चोट वोट लगने पे दिमाग, क्योंकि भाई ब्रेन में हमारे तारक पाए नहीं जाता, सेंट्रोसोम हुए नहीं करता, तो कोशिका विभाजन कौन करे? सही बात है ना? बस इतना जान लीजिए अभी आप लोग कि ब्रेन में कोशिका विभाजन सबसे कम होता है, और सबसे तेज कोशिका विभाजन हमारे लीवर फटाफट तैयार करता है, एकदम बहुत तेजी से तैयार कर देता है, ठीक है? और इतनी बात समझ जाए आप लोगों को। बाकी और कोशिका के बारे में जो कॉमन चीजें थी, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे उसकी खोज, कोशिका सिद्धांत वगैरह, सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका। यहाँ जो कुछ और कॉमन थी वो भी मैंने बता दिया कि जैसे सबसे तेज कोशिका विभाजन कौन करता है और सबसे कम कोशिका विभाजन कौन करता है, ठीक है? आई होप आप लोग को इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। देखिए, ब्रेन जो होता है वो ऐसा क्यों होता है कि ब्रेन में सेंट्रोसोम, मतलब देखो ब्रेन ना न्यूरॉन सेल का बना होता है। जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरॉन सेल से बना है। किससे बना है? न्यूरॉन सेल। यही भाई तंत्रिका तंत्र, ये इसी को तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन भी कहते हैं। तो जो हमारा ब्रेन है ना, न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। 90% न्यूरॉन रहता है ब्रेन में हमारे, और 10% हमारे गिलियन रहता है, गिलियन, ठीक है? 10% उसमें क्या रहता है? गिलियन सेल रहती है। और इसी गिलियन सेल में कुछ सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, इसी वजह से कि अगर थोड़ी हल्की फुल्की लग जाती है तो वो ठीक हो जाती है, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है ना तो चले ही जाते हैं, छोड़ दिया दुनिया, चल दिए ऊपर। भाई अब चलना आराम से है। अब सोचिए गांव की रोड पे कितना ज्यादा ब्रेकर लगा रहता है, पता है? चल रहे हो 80 की स्पीड में, धमके मतलब स्केलेटर ना, भागे पड़े हो, आगे ब्रेकर आया, पता चला गाड़ी वहां, तुम वहां। अब सही, जब भी कोई तेज गाड़ी चलाए पक्का गया, ये पक्का। तो हमारी जो ब्रेन की सेल्स होती है ना, वो मतलब हमारा जो ब्रेन है ना, वो 90% न्यूरॉन सेल से बना है और 10% गिलियन सेल से बना। इसी गिलियन सेल में ना वो पाया जाता है, क्या? तारकाय पाया जाता है, और वही तारकाय कोशिका विभाजन का कार्य करता है। इसीलिए ब्रेन पे लगी हल्की फुल्की चोटें भर जाती हैं, लेकिन जब चोट ज्यादा हो जाए तो वहाँ गिलियन भी, क्योंकि
10% लोग कितना उखाड़ लेंगे, तो वैसे समझिए 10% कितना कर लेगा, कुछ नहीं। तो उस स्थिति में इंसान का मरना तय हो जाता है। तो चलिए फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको अच्छे से एक दो कोशिकांग वगैरह के बारे में चर्चा कर देते हैं। अभी तो मैंने आपको कुछ ओवरऑल चीजें बताई जो कि सभी बच्चों को कॉमन थी और सभी लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं, और मैं एक चीज यहाँ मिटाते बता दे रही हूँ, ये बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि कैंसर बीमारी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना ही होगा बहुत लोगों से। तो सुनिए, कैंसर में क्या बात कर रही थी, तो कई बार जानते हैं कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा का मतलब सोचिए मेरे यहाँ पे चोट लगी, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरे यहाँ पे चोट लगी है ना, और थोड़ी सी ही चोट लगी है, और कोशिका मान लीजिए 10 ही कोशिकाएं बननी, और अगल बगल वाली कोशिकाओं ने मिलकर 100 कोशिका का निर्माण कर दिया, तो 10 कोशिका की जरूरत थी, 90 कोशिका कहाँ जाए बताइए हमें। तो इस स्थिति में कैंसर बीमारी का जन्म हो जाता है। मतलब कैंसर बीमारी कैसे बनेगी, तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण ही कैंसर हो जाता है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण ही कैंसर होता है, ठीक है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण किस बीमारी को जन्म देते हैं हम लोग, कोशिका। हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, मतलब सेंट्रोसोम ना बहुत तेजी कोशिका को विभाजित कर देते हैं, जरूरत 5 की रहती है, बना 5 लाख देते हैं, तो इस स्थिति में कैंसर हो जाता है। कैंसर का केवल एक ही रीजन नहीं, तो मैंने एक रीजन बताया, और भी बहुत सारी चीजें हो जाती, जैसे हार्ट अटैक आने का केवल एक ही रीजन नहीं, तो 2-3 कारण होते हैं। बहुत लोग कहते हैं हार्ट अटैक मतलब सदमा, मतलब कि कुछ ज्यादा सोच लेते हैं ना, तो उस वजह से। तो और बायोलॉजी में आप पढ़ोगे हार्ट अटैक, उसकी जो हृदय में होते हैं वसा जम जाती है, ब्लड जा नहीं पाता, इस वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। तो हर जगह अलग अलग, मतलब एक प्रकार से 2-3 कारण किसी भी चीज के हो सकते हैं। तो एक कारण यहाँ कैंसर का मैंने बता दिया कि कैंसर कैसे होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण कैंसर को हम लोग जन्म देते हैं। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं, और इस कोशिका आप सब देख रहे हैं, देखिए और मैं बता दूं कि कोशिका के, मैंने बार बार यूज किया कोशिकांग, क्या यूज किया, कोशिकांग। तो कोशिका के अंदर उपस्थित अंग को, कोशिका के अंदर उपस्थित अंग को, उपस्थित अंग को ही कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रहेगा ना, नहीं तो बहुत लोगों को ये डाउट था कि भाई बार बार कोशिकांग, ये कोशिकांग होता क्या है। तो कोशिका के ऊपर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्जिका हो गए, लाइसोसोम हो गए, तारका, राजधानी, खुरदरी, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, कोशिकांग है। तो कोशिका के अंदर उपस्थित अंग को क्या बोलोगे, कोशिकांग बोलोगे। चलो थोड़ा सा आगे आते हैं, और सबसे पहले अपनी कोशिका की बात कर ले, तो हमारी कोशिका, सबसे पहले जीव द्रव्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य दिख रहा होगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने किसको जीव द्रव्य लिखा है ना, ये देखिए ये, लेकिन मैंने कहीं तीर बनाया नहीं समझ रहा है। इधर देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था, जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने किया था, और इसे जीवन का आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जीवन का आधार कहते हैं, इसे जीवन का आधार कहते हैं, जीव को आधार कहते हैं, जीवन का आधार कहते हैं। क्योंकि मनुष्य की सभी उपापचयी क्रियाएं कोशिका के जीव द्रव्य में ही संपन्न होती है, ठीक है। मनुष्य की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब किसमें संपन्न होती हैं, जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जीव द्रव्य 80% जल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, 80% उसमें पानी भरा रहता है, और जब 1% पानी की कमी हो जाती है तो हमें प्यास लग जाती है, और 10% पानी की कमी पे इंसान की मृत्यु हो जाती है। इस बात का आप बहुत ही ज्यादातर ध्यान रखिएगा कि जीव द्रव्य 80% वाटर से मिला होता है। हमारे जीवन का आधार जीव द्रव्य है, ये बात हेकल ने बोली थी, और खोज पुरकिंजे ने किया था।
तो जब जीवद्रव्य में 1% पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगता है, 10% पानी की कमी पे मर जाते हैं। ठीक है, और बस जीवद्रव्य में कुछ और खास इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप लोग के लिए जो था वो इतना ही था। और मैं आपको बता दूं, आप बताती हूँ जीवद्रव्य क्या है। तो जीवद्रव्य कोशिका के अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ है जिसमें ही कोशिका के सारे उपापचयी काम होते हैं। इसके ये ना देखिए होता क्या है, मैं आपको बताऊं अगर, तो भाई बनाने वाले ने भी बहुत ज्यादा सोचा होगा कि इतना बड़ा ये थैला है, क्या मान लो ये थैला है। ठीक है, अभी थैला किस चीज का बना ये मैंने नहीं बताया है, अभी बताऊंगी कि ये जो बाहर बाहर है, मान लेते हैं ये थैला, थैले के अंदर इतनी चीजें रखी हुई है ना, अगर सबको साथ में रख लोगे और सारी चीजें एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, और फिर लाइसोसोम तो इतना खतरनाक है कि सबको खराबी कर देगा। तो भगवान ने इसलिए जुगाड़ लगाया। जुगाड़ क्या लगाया कि उसने उसमें एक पूरा द्रव्य तो नहीं था, द्रव्य जैसा एक पदार्थ डाला। क्या डाला? प्लाज्मा टाइप का, प्लाज्मा टाइप का उसमें एक पदार्थ डाला। प्लाज्मा किसे कहते हैं? मतलब प्लाज्मा द्रव्य के जैसे नहीं होता है वो। कभी आप लोगों ने देखा होगा खेखार जिसको हम लोग कहते हैं ना, से ओ करके जो निकाल देते नहीं है, तो उसको अगर छुइए तो देखिए वो बहता भी नहीं है ज्यादा और वो टिकता भी नहीं। ऐसे ही टाइप का इसमें भरा रहता और उसे में ये सारे कोशिकांग ऐसे धंसे रहते हैं ताकि ये एक दूसरे से जाके टकराए नहीं तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देंगे। इसीलिए जीवद्रव्य बना है। तो जीवद्रव्य कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य है जिसके अंदर सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जीवद्रव्य को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, दूसरे भाग को हम लोग केंद्रक द्रव्य। जीवद्रव्य को 2 भागों में बांटा जाता है, एक को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, दूसरे को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यानी दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? जीवद्रव्य बन जाता है। कोशिका द्रव्य कब कहेंगे, जीवद्रव्य कब कहेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर यह कोशिका है, अगर यह कोशिका है और इसके अंदर जो वो प्लाज्मा टाइप का पदार्थ भरा होगा वो पूरा क्या होगा? जीवद्रव्य होगा। क्या होगा? पूरा जीवद्रव्य होगा। लेकिन जैसे ही इसमें एक केंद्रक रखा जाएगा, अब जो ये एरिया केंद्रक के अंदर आया, जो प्लाज्मा केंद्रक के अंदर जो द्रव्य केंद्रक के अंदर गया उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक के अलावा अब ये जो द्रव्य छूट गए ना ऐसे बाहर की ओर, ये कोशिका द्रव्य कहलाने लगते हैं। क्या कहलाने लगते हैं? कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। कोशिका, ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे। तो ये केंद्रक द्रव्य ऐसे समझो, एक थाली लो, उसमें खेखार नाक वक टाइप की कुछ, मतलब नाक देखते हो ना एकदम चिपचिपा सा, ज्यादा बहता भी नहीं, खेखार टाइप का, उसे एक थाली में भर लेना और फिर उस एक कटोरी लेना, उस पलट के उसमें ऐसे रखना। अब वो जितना भी खेखार उस कटोरी के अंदर गया होगा वो केंद्रक द्रव्य, और जो कटोरी से बाहर रह गया वो कोशिका द्रव्य। ठीक, तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिला के ही जीव द्रव्य बनता है। और जीव द्रव्य को ही जीवन का आधार बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती है सब जीव द्रव्य में ही संपन्न होती, और ऑक्सीजन खुद ही जीव द्रव्य में होता है। तो आई होप आपको आज इतनी टॉपिक हमारी समझ में आ गई होगी। आगे हम कोशिकांग को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज तो मैंने आपको कोई कोशिकांग नहीं बताया, केवल कुछ चीज़ों को बताया, जैसे कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया। इन सब चीज़ों के बारे में मैं कल आपको जरूर बताऊंगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं खत्म कर देते हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं आए दिन आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आती रहूंगी आप लोगों के समक्ष। तो शेयर कर दो अगर अच्छा लगा हो तो। फिर चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।